नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला प्रतीक भाषा के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आपका स्वागत करते हैं। आज इस व्याख्यान माला के व्याख्यान का विषय है साहित्यिक विधाओं की समालोचना और उसकी परंपरा। साहित्य में अनेक प्रकार की विधाएं होती हैं। कविता एक विधा है और गद्य में अन्य अनेक प्रकार की विधाएं हैं। हम जानते हैं कि साहित्य का एक सुदीर्घ इतिहास हिंदी के पास है। लगभग 1200 वर्षों के इतिहास में कविता का अपना इतिहास है और गद्य विधाओं का अपना एक सशक्त सुदीर्घ इतिहास विद्यमान है। अनेक रचनाकारों ने समय समय पर प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य इनका सृजन किया और विषय विशेष को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर कविताएं की। ये कविताएं नीति परक भी हैं, श्रृंगार परक भी हैं, भक्ति परक भी हैं, प्रेम विषयक भी हैं और समसामयिक मुद्दों को, विषयों को उद्घाटित करने वाली भी हैं। बहुत से रचनाकार, कवि गद्य और पद्य दोनों में सिद्धस्त दिखाई देते हैं। महाकाव्यात्मक रचनाएं भी मिली और प्रबंध के अन्य अनेक रूप भी हमें मिलते हैं। लेकिन गद्य विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, ये तमाम तरह की विधाएं हिंदी साहित्य में, भारतीय वाङ्मय में हमें मिलती हैं। बहुत से रचनाकारों ने कालजयी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, किंतु इन रचनाओं की समालोचनात्मक समीक्षा, उन रचनाओं के प्रदेय का मूल्यांकन, इसकी भी एक सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। विशेष रूप से आधुनिक काल में आकर, जहाँ से हम भारतेंदु युग का शुभारंभ मानते हैं। हालांकि समालोचना की यह दृष्टि, इसका बीज वपन उत्तर मध्य काल में यानी रीति काल में हो गया था। इससे भी पहले अगर हम चलें तो संस्कृत में काव्यशास्त्र की जो परंपरा है, वो काव्य के अंगों की विवेचना, काव्य के तत्वों की विवेचना, इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। बहुत से आचार्यों ने जो बीज वपन किया साहित्य के, काव्य के मूल्यांकन का, उसी का विस्तार आगे चलकर उत्तर मध्यकाल में, रीतिकाल में हुआ। बहुत से कवियों ने शास्त्रीय ग्रंथ लिखे और काव्य के अंग विशेष को लेकर अलग से या एक साथ बहुत सी रचनाएं प्रस्तुत की। हिंदी आलोचना के दायरे का विस्तार लगातार निरंतर होता रहा है। एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो अपनी विराट पहचान को बनाए हुए प्रत्येक वर्ष अपने नए रंग और नए स्वरूप को धारण करती है, एक नई द्युति या चमक के साथ उपस्थित होती है। एक गहन गंभीर चिंतन, अवलोकन और विवेकपूर्ण मंथन, इसके फलस्वरूप सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया, कृतियों को प्रशस्ति के मार्ग की ओर ले जाने के बाद एक दृढ़ संकल्प के रूप में उपस्थित होती है। इस विद्या में सृजित नवीन लेखन, काव्य और उनके प्रदेय को हमारे समक्ष उपस्थित किया जाता है। वास्तव में गद्य और पद्य विधाओं में जो कुछ लिखा जा रहा है, उसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, समसामयिकता के संदर्भ में शोधपूर्ण दृष्टि से उनके अभिव्यक्ति सौंदर्य, उनके शिल्पगत सौंदर्य को, उनके शब्द चयन के सौंदर्य को, इन सब को समालोचनात्मक दृष्टि से आलोचक प्रस्तुत करता है, विवेचित करता है। एक ऐसी
अखंड विरासत है समालोचना की, जो अद्यतन प्रासंगिकताओं को और नई चेतनाओं को क्रमशः सर्वेक्षणों के आधार पर अभिव्यक्त करती चलती है। कहा भी जाता है कि हिंदी आलोचना में आलोचकों ने अपने को वर्तमान चुनौतियों के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत किया और अपनी भाषाई सूझबूझ से, विषय वस्तु के बोध से उसको समीक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। आलोचना कर्म की वानगी की बात करें तो अपनी दशा और दिशा में नए नए अनुसंधानों की ओर वह प्रयासरत रही है। एक तरफ आलोचना कर्म में प्रवृत्त अनुसंधित्सुओं या स्वतंत्र चिंतक और मनन करने वाले समीक्षकों की अद्यतन जानकारियां, नई नई रचना प्रणालियां, इन सब का भी दायित्व निर्वाह किया जाता रहा है। दूसरी तरफ मध्ययुगीन कथ्य के प्रति भी अपने अधुनातन निष्कर्षों के माध्यम से अपनी तलाश को मूर्त रूप प्रदान करने का काम भी हिंदी समीक्षा और आलोचना ने किया है। प्रत्येक युग या धारा के कवियों को आलोचक अभिनवता के नए सौंदर्य बोध से मंडित करता है और उसके रचना शिल्प को गढ़ता भी है और उसका मूल्यांकन भी करता है। यहाँ विचारणीय यह भी है कि हमें समृद्धि के सोपानों से गुजरती हुई इस आलोचना की श्रृंखला को मात्र कविता कर्म के ही दायरे तक सीमित नहीं रखा गया, उसका विस्तार काव्य कर्म की आलोचना के आगे चलकर गद्य रचनाओं के माध्यम से भी हमारे सामने आता है। वर्तमान आलोचना किसी पूर्वाग्रह के पाश में बंधी हुई नहीं है। आलोचक अपने नेत्रों को गड़ाकर पारदर्शी दृष्टि से उस रचना की वस्तु को, उसके कथ्य को, उसके उद्देश्य को, उसके संदेश को वह अपनी गंभीर गहन दृष्टि से अद्यतन जानकारी के साथ उद्घाटित करता है, पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करता है। इसीलिए अगर कोई अनुत्तरित प्रश्न है तो उस उत्तर को तलाशने की प्रक्रिया, इसका समाहार हमें नई नई व्याख्याओं में सौंदर्य बोध की चमकती शिलाओं पर खुदे हुए अक्षरों की तरह दिखाई देता है। वास्तव में आलोचक रचनाकार का पूरक बनकर उसकी तमाम कथ्य और वस्तु के रहस्य को, मंतव्य को उद्घाटित करता चलता है। हिंदी आलोचना की अपनी विशिष्ट पहचान है। समकालीन वैज्ञानिक युग में भी हिंदी आलोचना की अस्मिता हमें विद्यमान दिखाई देती है। हिंदी आलोचना के अभाव का अगर हम वर्ष देखें, समय देखें, तो किसी भी वर्ष को हम कह सकते हैं अगर मध्यकाल के संदर्भ में देखें, लेकिन आधुनिक संदर्भों में, आधुनिक काल में आते आते हिंदी आलोचना इसने गति पकड़ी और अन्य अनेक विधाओं के साथ समीक्षा दृष्टि को हमारे सामने प्रस्तुत भी किया। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी पुस्तकें इस प्रकार की आईं जिनमें आलोचना के नए धरातल, नए निकष, नई कसौटी, इनको कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न आलोचकों ने किया। अपनी अन्वेषणात्मक दृष्टि से उन्होंने विषय के नए नए आयामों को उद्घाटित करने का प्रयत्न भी किया है। हमें यह भी स्मरण रहना चाहिए कि हिंदी आलोचना का स्वर्णिम इतिहास आज हमारे सामने एक लंबी परंपरा के साथ उपलब्ध है। तथ्य जोड़ने और छोड़ने, इनको अगर केंद्र में रखकर चलें तो हम कह सकते हैं कि आलोचकों ने तटस्थ होकर ईमानदारी से रचना का, रचनाकार का और अभिव्यक्ति की गई
वस्तु का महत्वपूर्ण विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत से आलोचना कर्मियों ने अद्यतन प्रवृत्तियों से समकालीन संदर्भों से जोड़कर रचनाओं के परिप्रेक्ष्य को, रचनाओं के अभिप्राय को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी गद्य और पद्य की विधा का आलोचनात्मक विवेचन जब किया जाता है तो उसमें क्रम को, समय के परिवर्तन को और उसके समकालीन प्रभाव को भी केंद्र में रखकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी आलोचना ने अपना प्रारंभिक युग ऐसे निबंधों को सृजित करके प्रकट किया, प्रारंभ किया, जिसमें युग विशेष की बौद्धिकता और यथानुरूप तथ्यों का समावेश यह भी दिखाई देता है। प्रारंभिक दौर, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं, रीतिकाल के बाद का आधुनिक काल का वह जो उद्घाटन है, उस भारतेंदु युग से हम मानते हैं, जिसमें बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बाबू गुलाब राय, चौधरी प्रेमघन, ये तमाम वो निबंधकार हैं जिन्होंने समसामयिक विषयों पर, समकालीन मुद्दों पर निबंध लिखे और निबंधों के माध्यम से अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय भी दिया। यह आलोचना कर्म वस्तुतः महत्वपूर्ण बनकर हमारे सामने उपस्थित हुआ। अनेक निबंधों के शीर्षक और उनमें चित्रित शब्द विधान इन निबंधकारों के आलोचनात्मक अन्वेषण को भी प्रस्तुत करता है। इन निबंधकारों के वैचारिक धरातल का केंद्र साहित्य और समाज दोनों में विद्यमान रहता है। ये निबंधकार हिंदी के समाज को एक आलोचनात्मक सामाजिक दृष्टि भी प्रदान करते हैं। इन निबंधकारों ने समाज के मनोविज्ञान को, पाठक के मनोविज्ञान को, वर्तमान या समकालीन अपेक्षा को, इन सब को समझा। इसी तरह बहुत से निबंधकार हमें मिलते हैं जिन्होंने समाज की समस्याओं को, समाज की चुनौतियों को, वैश्विक स्तर पर जीवंत बहुत से विषयों को अपनी निबंध की वस्तु बनाया और समाज के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि, इसकी रचना के माध्यम से भी देश में नए नए विमर्शों को जन्म दिया। एक तरह से साहित्यिक चेतना को उद्घाटित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, ये कितने ही विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी आलोचना के पृष्ठों को अपनी बौद्धिक यात्राओं से समृद्ध बनाया। बौद्धिक यात्रा शब्द इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने त्योहारों, पर्वों, उत्सवों, रीति रिवाजों, देश की समस्याओं, पाखंडों, अंधविश्वासों या इतिहास विषयक, भूगोल विषयक न जाने कितने संदर्भों पर तात्विक चिंतन किया और इस महायात्रा को सार्थकता प्रदान करने का कार्य भी उन्होंने किया है। इसी आलोचकीय यात्रा में विजय देव नारायण शाही, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राम विलास शर्मा, राम मूर्ति त्रिपाठी, इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य इन दोनों काव्यशास्त्रीय या समालोचना की परंपराओं का रचनात्मक उपयोग किया। अपने विवेक से समन्वयकारी दृष्टि का परिचय दिया, उज्ज्वलतम रूप हमारे सामने उद्घाटित किया। भारतेंदु युगीन आलोचना की बात हम करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की आलोचना की बात हम करें, यानी अगर केंद्र में रखकर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखें जो कि हिंदी आलोचना की धुरी माने जाते हैं, उन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले का युग
वह शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना का युग माना जाता है। उसी युग में दो वर्ग किए जाते हैं, एक भारतेंदु युग और भारतेंदु युग की आलोचना, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी युग और द्विवेदी युग की आलोचना। इन दोनों युगों में प्रतिनिधित्व करने वाले ये दो साहित्यकार जिन्होंने रचना के या सृजन के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण कार्य किया ही, संपादक के रूप में, अनुवादक के रूप में, भूमिका, निबंध, इन सब के लेखन के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बाद जो छायावादी युग आया और छायावादोत्तर युग आए, उन सब को देखें तो जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। उसी युग में हमें डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, निर्मल वर्मा, विष्णु खरे, मैनेजर पांडे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, रमेश दवे, अरुण कमल, प्रभाकर क्षोत्रिय, नासिरा शर्मा, दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नवल, अशोक वाजपेयी, सूर्य प्रसाद दीक्षित, एक से एक बड़े समालोचक का नाम हम ले सकते हैं। ये समालोचक अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से, अपनी समीक्षात्मक कृतियों से जो प्रदेय हमारे सामने लाते हैं वह स्तुत्य है, वंदनीय है। 100 से बड़े ज़्यादा, 100 से अधिक आलोचक हमें मिलते हैं जो भारतेंदु युग से और अद्यतन अधुनातन आलोचना कर्म में हमें निमग्न दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से हम देखें कि नए या अधुनातन साहित्य बोध या साहित्य चेतना के जितने पक्ष हैं, इन आलोचकों ने क्रमशः उनको उद्घाटित किया है। समूची पृष्ठभूमि के साथ आलोचना के विकास की पड़ताल यह भी महत्वपूर्ण बन गई। अनेक आलोचना के, समीक्षा के बहुत से विविधतापूर्ण उपलब्धियों के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। इस क्रम में सबसे पहले उपन्यास से संबंधित आलोचना कार्य हम इस पर दृष्टि डालें तो देख सकते हैं कि 14 भारतीय उपन्यास, इनके लेखक तुलसी नारायण सिंह हैं। इन्होंने इस कृति के माध्यम से हमारे समक्ष महत्वपूर्ण भारतीय अनेक भाषाओं में लिखे गए जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों की आलोचना की है। इन उपन्यासों की विषय वस्तु क्या है, औपन्यासिक तत्वों के आधार पर उनकी समीक्षा क्या है, उनकी पात्र योजना क्या है, चरित्र चित्रण उसमें, या उसके उद्देश्य को लेकर, उसके शीर्षक की सार्थकता को लेकर, इन सब पर चर्चा उन्होंने की है। भारतीय उपन्यासों को समीक्षात्मक दृष्टि से देखने का प्रयत्न इस आलोचनात्मक कृति में हमें मिलता है। लेखक ने हिंदी पाठकों को भारत की अन्य भाषाओं की, हिंदी इतर भाषाओं की चुनिंदा औपन्यासिक उपलब्धियों से अवगत कराया, परिचित कराया। स्वयं आलोचक का यह कथन भी है कि भारतीय भाषाओं में समरसता का और भाव विकसित करने का जो तत्व मिलता है वो महत्वपूर्ण है। हिंदी आलोचना के दायरे का विस्तार हो और हमारे समीक्षक अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को भी अपने अध्ययन का विषय बनाते चलें। इसी से आलोचना समृद्ध होती है। इसलिए एक साथ, एक समान, अलग अलग भारतीय भाषाओं में यदि औपन्यासिक सृजन हो रहा है तो उन उपन्यासों की सृजनात्मकता में साम्य वैषम्य क्या है, भाषा की दृष्टि से अंतर क्या है, इस तरह की तमाम विषय और मुद्दे उनको उद्घाटित किया गया। इस पुस्तक में हिंदी के दुर्लभ महाकाव्य गोदान और झूठा सच, इसके साथ साथ तेलुगु, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमिया,
उड़िया, उर्दू, ऐसी अनेक भारतीय भाषाओं में हम देख सकते हैं कि उपन्यासों की विवेचना की गई, उनके स्वरूप का मूल्यांकन किया गया और जीवन में व्याप्त अनेक प्रकार के मनोभावों को यथा सुख, दुख, निर्माण, विनाश, प्रगति, अवनति, प्रकृति, साहित्य, संस्कृति, इन सब के अंतः संबंधों का बोध यह भी रचनाकार किस तरह करता है, इससे अवगत कराने का कार्य आलोचना के इन सर्जकों ने किया है। क्योंकि आलोचना भी एक प्रकार का सृजन कार्य है। लेखक के प्रत्येक उपन्यास का विशद विश्लेषण करते हुए उपन्यासकार की रचना दृष्टि और उसमें प्रवाहित जीवन दृष्टि, इनकी विशिष्टताओं को भी आलोचक या समालोचक उद्घाटित करता है। अपनी अनुसंधान परक दृष्टि से उनकी समीक्षा और मूल्यांकन भी करता है। इसलिए औपन्यासिक आलोचना की कृति एक व्यापक उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। हम जानते हैं कि किसी भी उपन्यास की समीक्षा करना, उसका मूल्यांकन करना या उस पर समालोचनात्मक टिप्पणियां करना, यह उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है जितना उपन्यासकार के लिए उपन्यास लिखना। उपन्यास लेखक की पूरी यात्रा से आलोचक को गुजरना होता है। एक प्रकार से वह उपन्यासकार के भीतर प्रविष्ट होकर उसकी मनोभावना को, उसकी मनोवृत्ति को, उसके मनोविज्ञान को समझकर पाठकों तक लाने का प्रयत्न करता है। भारतीय जनजीवन को निकटता से देखने या भारतीय जनजीवन के आख्यान परक इतिहास का एक सम्यक आकलन करने का काम उपन्यासों की आलोचना के माध्यम से किया जाता है। भारतीय उपन्यास में, चाहे वो हिंदी में लिखित हो या हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में लिखित हो, उसकी समग्रता से देखने का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कार्य यह समालोचक करता है। इसलिए लेखक के मनोमस्तिष्क का एक प्रकार से अध्ययन समालोचक को करना होता है। उसका लक्ष्य क्या है, वह किन बिंदुओं को उद्घाटित करने का प्रयत्न कर रहा है। भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों को अपने समीक्षात्मक अनुसंधान से एक प्रकार से समरसता का ही भाव विकसित करते हुए कोई भी समालोचक, लेखक हिंदी में उपन्यास की आलोचना पद्धति को आगे बढ़ाता है। बहुत से उपन्यासकार भी जब आलोचकीय धर्म का निर्वाह करते हैं तो वह रचना की प्रक्रिया को भी जानते हैं और आलोचना के दायित्व को भी जानते हैं। रचनाकार केंद्रित समीक्षा ग्रंथ के रूप में प्रसाद के नाटकों का रंगमंचीय अध्ययन, इस शीर्षक से एक दूसरी पुस्तक हमारे समक्ष आती है। यह एक शोध प्रबंध के रूप में उपलब्ध समालोचनात्मक ग्रंथ है और इसके लेखक विनय कुमार हैं। महाकवि प्रसाद ने नाट्य लेखन पर अनेक गवेषणात्मक अनुसंधान किए हैं। स्वयं प्रसाद जी ने भी अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से काव्य कला और अन्य निबंध नाम की पुस्तक में अपने आलोचक रूप का परिचय दिया है। इस शोध प्रबंध में हम देख सकते हैं कि प्रसाद जी की नाट्य लेखन की जो शक्ति है, उनकी प्रतिभा है, उसका पूरा विवेचन यहाँ लेखक आलोचक करता है। लेखक का स्पष्ट कथन है और वह प्रसाद जी को एक महान नाटककार के रूप में देखता है। उनकी अंतरंग यात्रा को मुखर रूप से उद्घाटित करता है, उसकी व्याख्या करता है। रंगमंचीय दृष्टि को स्वीकार करने की हिचक पर लेखक को कड़ी आपत्ति है। इसलिए महान नाटककार के रूप में प्रसाद की प्रतिभा पर किसी को संदेह नहीं, पर उनके नाटकों की रंगमंचीयता को बराबर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा। जबकि आलोचक ने आलोचना के माध्यम से यह बताया कि प्रसाद जी के नाटक रंगमंच की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक और अनुकूल हैं।
इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत से संदिग्ध मतों को, बहुत से भ्रमों को आलोचक अपनी विद्वत्ता से दूर करता है और वास्तव में उसकी शक्ति से पाठकों को अवगत भी कराता चलता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।